Yeah, good evening, everyone. Yeah, let me introduce, and I take immense pleasure in introducing Dr. Akhilesh Sahu. He is the founder director of Golden Wellness and Research Center, Raipur, Chhattisgarh. He has recently been awarded world record with the title A Triple Doctor by WBR London. Congratulations, Dr. Akhilesh, Thank you. for Thank this you. phenomenal achievement. He is General Secretary, Indian Association of Physiotherapists. He is PhD in nature medicine and mind medicine as well. He is a neuromusculoskeletal lifestyle and mind medicine consultant. And till now, 70% of recommended spinal surgeries for slip disc has been prevented by him very successfully. So it is our privilege that we are having him, and also in last 20 minutes for your personal queries also, he'll be there, he'll be answering all the queries. So stay, it is just 1 hour, 8 to 9. So stay till the end and you will be getting all the solutions, right? The degree and his achievements, the list is too long. It goes on and on, but we don't want to waste time. And quickly, I'll ask him to start. And yes, so can you put him on the spotlight? Yeah, ma'am. Can we start? Yes, yes, yes. Yeah. So good evening, everyone. जैसा कि मैम ने बताया, start with Dr. Akhilesh, जो आज का टॉपिक है, right? Right. That has a bit curious everyone, and it is they are. That is the reason why they are here, right? Sitting is new smoking. So let us start with that topic only. So you're the best person to explain sitting is new smoking. Yeah. So sitting is new smoking is a very new term. एक बहुत नया टर्म है और इसको सिटिंग को एज अ डिजीज देखने की एक कोशिश है कि हम किस तरीके से सिटिंग को देख सकते हैं कि वो एक डिजीज के फॉर्म में कैसे इंसान को अफेक्ट कर सकती है, राइट? सो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मोस्टली जो जॉब्स हैं, मोस्टली आई बिलीव 60 to 70% जॉब्स जो है वो सिटिंग जॉब्स हैं. सो मैम, आई एम ऑडिबल परफेक्टली ना? यस, लिटिल वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है आपकी. ओके, सो इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है? यू वेयरिंग अच्छा, हाँ, वो शायद आप निकाल दोगे तो वॉइस और क्लियर आएगी, मे बी. अभी मैंने लगा लिया है, लेट्स सी. अच्छा, क्लियर, या क्लियर, अभी ठीक है? ओके. सो सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग. ये अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी न्यू टर्म, और आज की टाइम पे जो चीजें चल रही हैं, आज मोस्टली 60 to 70% जॉब्स जो है वो सिटिंग में है, सिटिंग जॉब्स हैं. पीपल्स आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स, in front of desk in a whole day they are working in a sitting manner. अब इस पे आप देखेंगे कि जितने भी आईटी जॉब्स हैं, राइट, ऑल आईटी जॉब्स आर जस्ट अ वर्क टू सिट फॉर द लॉन्ग डे एंड वर्किंग. बैंक जॉब्स आप देख लीजिए, या फिर आज के टाइम पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और जो बच्चे हैं, बच्चे लिटरली पूरी क्लासेस ही ऑनलाइन कर रहे हैं और काफी टाइम सेटिंग में निकालते हैं. वीडियो गेम्स सेटिंग में करते हैं, और मोस्टली जो हाउस वाइफ्स हैं वो टीवी देखते हैं, हम सेटिंग में ही देखते हैं. तो कहीं ना कहीं वोल डे हम सेटिंग में ही निकाल रहे हैं अपना पूरा टाइम. बट सेटिंग की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शायद उसका हमको अंदाजा नहीं है. और अगर इसको हमने कंपेयर किया है स्मोकिंग के साथ, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्मोकिंग के साथ कंपेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं स्मोकिंग को तो मानते हैं ना कि इट्स वेरी डेंजरस. सो अगर ये उससे भी ज्यादा डेंजरस सेटिंग हो, तो यही आज की जो पूरी कोशिश है वो इसी चीज की कोशिश है कि हम इस चीज को देख पाए कि जो हम लॉन्ग सेटिंग कर रहे हैं, वेदर इट्स 3 hours इन अ डे, whether it's 5 hours in a day, whether it's 6 hours in a day, whether it's 8 hours in a day or more than that, सेटिंग के क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. दूसरी चीज, सेटिंग की वजह से, सेटिंग मोस्टली हम अपने स्पाइन के बेसिस पे करते हैं,
तो सिटिंग के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सिटिंग से क्या कनेक्शन है, और जो स्पाइन के रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेस हैं जस्ट लाइक स्लिप डिस्क है, लिस्टेसिस के केसेस हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो इस तरह के बहुत सारे डिजीज के बारे में भी हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे जिसमें सेटिंग एक मेजर रोल प्ले करता है। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू शेयर माय स्क्रीन, उस पे एक बेटर वे में हम कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? Yeah. ओके, सो इज इट विजिबल? Yeah. इज इट विजिबल? Yeah. तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेटिंग को जो हमने स्मोकिंग से कंपेयर किया है तो एक बहुत अच्छा डेटा है, इट्स अवेलेबल ऑन द गूगल। सो इसके थ्रू हम एक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेटिंग हमको अफेक्ट करती है। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि सेटिंग अगर हम करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द 80% जॉब्स जो है उसकी जरूरत होती है कि हम बैठ के काम करें। सो इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ये हो रही हैं, देखिए कि व्हेन वी सिट डाउन, अगर आप कैलोरी के पर्पज से देखेंगे तो एटलीस्ट आप 1 कैलोरी बर्न करते हैं पर मिनट में, राइट? बट इसमें क्या होता है कि जीरो लेग मसल्स होता है। अब जीरो लेग मसल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जस्ट लाइक हमारे अगर पूरी बॉडी में हम देखें इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रन कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, राइट, वो सारी चीजें, अगर आप किसी मशीन का एग्जांपल लेते हो तो इट्स रनिंग बिकॉज ऑफ द इनविजिबल करंट। और अगर हम अपनी खुद की बात करें, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग बिकॉज ऑफ सम इनविजिबल बायो करंट, राइट? सो जब भी हम सिट करते हैं तो सिटिंग करने से क्या होता है, नीज जो है वो फोल्ड होते हैं, राइट, 90 डिग्री पे फोल्डेड होते हैं या उससे बियॉन्ड भी होते हैं। तो उसकी वजह से जो करंट का फ्लो है बॉडी में वो कम हो जाता है, और करंट के फ्लो होने कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिजनरेशन होने लगते हैं, और उसकी जो एक स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो भी कम होने लगता है। तो एक आप फर्स्ट सेकंड वाले शेयर में स्लाइड में देखें कि किस तरीके से लेग के मूवमेंट्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं बॉडी की, लेग मसल्स की, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कम होने से कहीं ना कहीं हम डिजनरेशन की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम इसके सबसे नीचे वाले स्लाइड को देखते हैं लेफ्ट साइड पे, तो इस पे क्या है, 50% इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम एनी कॉज। सो अगर इफ वी सिट मोर देन 4 आवर्स इन अ डे, राइट, अगर हम 4 घंटे से ज्यादा बैठ रहे हैं, तो ये एक रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि 50% डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग सिटिंग, राइट, इट्स मोर देन 4 आवर्स। अब उसको अगर हम 6 आवर्स कर देते हैं, इफ अगर हम 6 घंटे से ज्यादा बैठ रहे हैं पूरे दिन में, तो आप देखना कि जो राइट साइड वाला जो ऊपर का स्लाइड है उसमें जस्ट सिगरेट के उससे कंपेयर किया गया है कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर बाय मोर देन 50%। लंग कैंसर होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं अगर हम 6 घंटे से ज्यादा एक दिन में बैठ रहे हैं, ठीक है? सो इन सब चीजों को, ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज अभी तक के प्रैक्टिस में लास्ट 15 years से आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट। सो मैं देखता हूँ कि जितने भी आईटी सेक्टर्स के लोग हैं, राइट, जैसे ही वो जॉब ज्वाइन करते हैं, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर उनको गिफ्ट मिलता है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है? नेक पेन एंड बैक पेन, ये उनको गिफ्ट मिलता है, राइट? सेम चीज आप बैंकर्स में देखिए, जहाँ पे पूरे दिन बैठ के काम करना पड़ता है, विद इन अ ईयर वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, और उसकी वजह से वो, अच्छा, इस पे आप देखेंगे कि नेक पेन और बैक पेन की वजह से अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो मोस्टली पूरे साल में, इसका एक और स्लाइड है, मैं शेयर करता हूँ आपसे। डॉक्टर अखिलेश, वॉइस ना काफी स्लो है, ओके, काफी स्लो है, मतलब बहुत ही लो। हाँ, कॉर्पोरेट की बात करते हैं। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो बिकॉज ऑफ द लो बैक पेन एंड नेक पेन कितनी छुट्टियां लेते हैं, मतलब ये भी एक रिसर्च, इतने इन सभी चीजों पर रिसर्च हो रखा है एक्चुअली। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए, एक स्लाइड है जिसपे अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से सेटिंग को एक ड्रैकोनियन की तरह से शो किया गया है, राइट?
कि जो हमने बात कर ही चुके हैं कि हम सिटिंग से हमारा जो डेथ का रिस्क है वो 40% बढ़ जाता है, राइट। और अगर हम 2 आवर सेट करते हैं, 4 आवर सेट करते हैं, 6 आवर सेट करते हैं, तो उसके अलग अलग स्टेजेस पे हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि सिटिंग की वजह से होता क्या है, अब हम इसको एक टेक्निकल तरीके से समझेंगे कि सिटिंग करने से क्या होता है, ऐसा ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारी जो पूरी बॉडी है और हमारा जो पूरा दिन भर का रूटीन है वो कैसा रहता है, हम हमेशा अपने स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड करते हैं, है ना। हम आप सिटिंग कर रहे हैं तो अपनी स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड किया हुआ है ना। अगर आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी में आपने फॉरवर्ड बेंड ही किया। आप कभी कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप स्पाइन को बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे? नहीं करते। अगर हम पर्पसफुली कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट वैसे रूटीन वर्क में हम बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करते हैं, राइट। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो एक, अगर उसको बहुत लेमन टर्म में समझेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ टेंट। टेंट होता है ना, टेंट में क्या होता है, एक बैम्बू होता है बीच में और चारों तरफ से रस्सियां खिंची हुई होती हैं, राइट। राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से रस्सियों से वो टेंशन बराबर मेंटेन रहता है और उसकी वजह से जो टेंट का जो बैम्बू है वो स्ट्रेट खड़ा होता है। तो हमारी स्पाइन भी ऐसे ही है कि वो चारों तरफ से जो रस्सियां हैं बॉडी में, वो मसल है। मसल्स आर जस्ट लाइक अ वर्किंग लाइक अ रोप। तो मसल्स के थ्रू स्पाइन जो है हमारी चारों तरफ से खिंची हुई है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे स्पाइन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना पड़ता है। अगर स्पाइन की मैं बात करूं, आई हैव अ वेरी गुड स्पाइन मॉडल along with me, just like अगर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। Right. Yeah. दिस इज अ एग्जाम्पल है पूरे स्पाइन का। तो अगर आप इसको देख पाएंगे तो ये देखेंगे कि इसका एक पूरा शेप है और इट हैव अ सम वेव पैटर्न आल्सो। एक पैटर्न में होता है, एक शेप में पर्टिकुलर, और ये चारों तरफ से मेंटेन्ड होता है मसल्स के थ्रू, राइट। अब उसमें क्या होगा कि सपोज हमने टेंट का एग्जांपल लिया था, तो अगर एक तरफ की रस्सी कमजोर हो जाती है तो क्या होगा? एक साइड में बेंड हो जाता है। बेंड हो जाएगा, राइट। तो वो जो बीच में बैम्बू था वो एक साइड में बेंड होगा। किस तरफ बेंड होगा? जिस तरह की रस्सी कमजोर नहीं हुई है उसके अपोजिट साइड में। तो हमारी स्पाइन भी ऐसे ही होती है कि वो चारों तरफ से मसल्स के थ्रू बाउंडेड रहती है। और जब हम किसी एक मूवमेंट को ज्यादा यूज करते हैं बॉडी में, अगर हम सिटिंग कर रहे हैं तो सिटिंग मतलब एक मूवमेंट को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सामने की मसल्स है वो तो शॉर्टेंड स्टेट में है, राइट, लेकिन जो पीछे के मसल है वो ज्यादा देर स्ट्रेच पोजीशन में है। तो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है अपने पूरे स्पाइन में, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जस्ट लाइक स्लिप डिस्क है, लिस्थेसिस के केसेस हैं, स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। ये सब क्या हो रहा है? अगर आप इन सब में एक कॉमन चीज ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मसल्स की वीकनेस आ गई है और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। कैसे पता चलेगा कि मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है? मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम पे रिसर्च में ये भी हो रखा है कि ऑलमोस्ट एवरी पर्सन कहीं ना कहीं अपने पूरे लाइफ में बैक पेन से गुजरता है। तो आप देखेंगे कि जब बैक पेन की कंडीशन होती है तो एग्जैक्टली क्या होता है कि सबसे पहले स्टिफनेस आनी शुरू होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस। कि जब भी हम सो के उठते हैं तो बॉडी स्टिफ रहती है। अगर बैक पेन किसी को है, किसी को स्लिप डिस्क है, तो आप देखेंगे कि सुबह उठते ही उनकी जो पूरी बैक है वो स्टिफ रहती है। तो स्टिफनेस इज अ क्लियर कट डिमार्केशन की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, राइट। अब मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो चीजें हैं। मसल्स आर जस्ट लाइक अ रबड़। एक रबड़ होता है ना, रबड़ कब आप कहेंगे कि ये बेस्ट क्वालिटी का रबड़ है? तो आप तभी कहेंगे ना कि जब उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होगी, राइट। Correct. और जब आप उसको खींच के छोड़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो, जिसमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उसी को आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी का रबड़ है। तो उसी तरीके से मसल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो जब उसमें मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपरली होती है और जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर होता है, तभी हम कहते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी के मसल्स हैं। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होती है मसल्स की तो उसकी वजह से स्टिफनेस आनी शुरू होती है। तो जितने भी स्पाइन के केसेस हैं जहां पे हमको स्टिफनेस होता है, बॉडी में एक जकड़न सी महसूस होती है, तो ये क्लियर कट एक डिमार्केशन होता है, इंडिकेशन होता है कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, राइट। और दूसरी तरफ देखें हम कॉन्ट्रैक्शन की बात, तो कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स पावर जनरेट करता है। तो पावर की जरूरत कम पड़ती है हमको जब हम किसी सस्टेनेबल वर्क को करते हैं। सपोज अगर हम खड़े होकर काम कर रहे हैं या हम वॉकिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि पहले आपकी कैपेसिटी थी कि आप पहले 1 घंटे
भी वॉक करने के बाद नहीं थकते थे, राइट? लेकिन अब आप आधे घंटे वॉक करते हो और थक जाते हो, आपको लगता है कि अब बैठ जाओ। 10 मिनट वॉक करते हैं तो लगता है कि बैठ जाए। तो एक नॉर्मल लिमिट वाली कैपेसिटी से जब हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई है, राइट? तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड उसकी स्ट्रेंथ, ये दो चीजें हैं जो हमारी पूरी बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के प्रॉब्लम्स में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और स्पाइन की अगर हम कंडीशन की बात करेंगे तो इसमें तो ये दो चीज का ही मेन रोल है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट सिटिंग की हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सिटिंग में हम फॉरवर्ड बेंडेड हैं, राइट? हमारी बॉडी 90 डिग्री में बेंड है। तो सामने की जो मसल्स है वो तो शॉर्ट एंड वो तो रिलैक्स्ड है, बट जो पीछे के मसल है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेच पोजीशन में है, राइट? वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेच है। तो बिकॉज स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गया, इस वजह से क्या हो रहा है कि पीछे की जो मसल्स हैं वो वीक हो गए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई और उसी की वजह से स्पाइन की सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो ये एक कारण था कि क्यों स्पाइन की प्रॉब्लम सस्टेन पोस्चर की वजह से, लॉन्ग सिटिंग की वजह से शुरू होती है। तो ये उसका हमने एक एग्जांपल लिया। Right. Yeah. So, Dr. Akhilesh, how important is our entire spinal health, and what is the role of spine in various health issues? हमारी Okay. spine, हाँ, इस पे मैं एक स्पाइन और शेयर करता हूँ आपसे। अगर आप ये वाली इमेज देख पा रहे हैं, विजिबल है मैम? Yes, yes. या सो आप देखें कि आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा सेल फोन यूज करने लग गए हैं, राइट? हम तो क्या, बच्चे भी यूज करने लगे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों को भी सेल फोन यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ और ऑनलाइन कितने घंटे, क्लासेस। आई थिंक हाँ, और 90% लोगों के कितने घंटे जाते हैं फोन राइट पे ही राइट जाते हैं। राइट, बहुत ज्यादा टाइम फोन पे जाता है ना? और उसकी क्या डेंजरस इफेक्ट्स हैं आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। ये जो पहली पिक्चर है, राइट, जब हम बिल्कुल एक टेंट का एग्जांपल हमने लिया था, जो बैम्बू स्ट्रेट खड़ा था। तो जब बैम्बू मतलब स्पाइन जब अपनी नॉर्मल पोजीशन में होती है तो देखिए हमारे हेड का वेट अराउंड 5 kg होता है, ठीक है? तो जब हमारी जो हेड है वो अपना बॉडी के एक स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे ये फर्स्ट इमेज दिख रही है, तो इस पे आप देखेंगे कि लोड बहुत कम है। नेक पे जो लोड है ना वो 5 kg का ही लोड आ रहा है, और विच इज वेरी नॉर्मल। अब आप क्या एक काम करिए कि अपने नेक को 15 डिग्री बेंड कर दीजिए फॉरवर्ड, जस्ट लाइक दिस, ठीक है? अब 15 डिग्री बेंड करते ही क्या होता है आप देख पा रहे होंगे इमेज में, सेकंड वाले इमेज पे, राइट, वो 5 kg बढ़ के कितना केजी हो गया? 12 kg। अब सोचिए कहाँ 5 kg और कहाँ 12 kg, जस्ट लाइक डबल से भी ज्यादा है, ठीक है? तो ये सिर्फ 15 डिग्री का इफेक्ट है, ये सिर्फ 15 डिग्री का इफेक्ट है। थर्ड वाले इमेज में आप देखिए 30 डिग्री। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मोबाइल देखते हैं तो एकदम से मोबाइल में घुसने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे 30 डिग्री बैंड होते ही लोड कितना बढ़ जाता है? 12 kg से डायरेक्ट 18 kg आ जाता है, राइट? राइट। फिर आप 45 डिग्री बैंड कर दीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है, आप देखना कि जब वो कंप्यूटर पे काम करते हैं बहुत एंड ज्यादा इनफैक्ट फॉरवर्ड होकर बच्चों की, हाँ, आजकल बच्चों की तो आप उनकी पोस्चर देखो तो वो एकदम क्रुकेड ही होते हैं, स्ट्रेट एकदम तो क्रोक्ड बैठ ही होते नहीं हैं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राउंडेड पोस्चर्स बोलते हैं उसको, हाँ, ठीक है? तो आप देखना 45 डिग्री में 22 kg वेट बढ़ जाता है हमारे नेक पे, है ना? और 60 डिग्री अगर एकदम से ही घुस गए तो आप सोचो 27 kg का वेट हमारे नेक पे पड़ता है। तो ये इमेज देख के क्या पता चल रहा है कि हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, हमारे जो स्पाइन का एक नॉर्मल पोस्चर है, वो कितना मायने रखता है हमारे लिए। शायद हमको इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा। एक होता है ना कि आग में हाथ डाला तो हाथ जल गया, तो तुरंत पता चला यार वो उसको नहीं छूना है। बट ये चीज जो है ये साइलेंट किलर है, ठीक है? इसमें आपको इमीडिएट पता नहीं चलेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म में क्रॉनिसिटी के साथ धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी कि आप सोचोगे कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी राइट। प्रॉब्लम्स आती हैं सो कहीं ना कहीं जब हम पोस्चर को अवॉइड करते हैं। या मैम, ट्रू। पर ये है ना? जो तो फोन के साथ में हमारा जो काम है उसको अवॉइड नहीं किया हाँ, जा सकता है, क्योंकि आज हमारा काम ही पूरा फोन, लैपटॉप और उससे ही है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल। ऐसी कुछ एक्सरसाइज जो हमें रूटीनली, मतलब इसका यूज करते हुए भी करनी चाहिए, जिससे हमारा हाँ इसकी इफेक्ट नहीं हो हमारी स्पाइन के ऊपर। हाँ हाँ,
इसमें ना हम बहुत अच्छा एक ये कर सकते हैं कि ऑलरेडी जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर ये एडवाइस करता हूँ, और जो कि हम आप भी किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, बिकॉज ये सेफ है, इसके कोई भी ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और हम सबको ये करना चाहिए बार बार। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर फॉरवर्ड बेंड करने से स्पाइन पे लोड बढ़ रहा है, राइट, तो अगर हम बैकवर्ड बेंडिंग कर देंगे तो स्पाइन पे लोड कम भी तो हो जाएगा ना। Yeah. ठीक है भाई, एक मूवमेंट से अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रेशर आ रहा है, तो उसका जो अपोजिट मूवमेंट होगा वो उसको काउंटर भी तो करेगा ना। तो क्यों ना हम, जब हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल पोस्चर रखने की कोशिश करें। अब नॉर्मल पोस्चर कैसे रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि मोबाइल को अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले तो अननेसेसरी यूज नहीं करना है, कि भी जरूरत नहीं है और जब जबरदस्ती यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो हम कहीं पे भी यूज करते हैं। और मोस्टली जब आप मोबाइल यूज करें, तो अगर आप घर में हैं तो आप एक काम करें, एक रोल पिलो होता है हमारे घर में, हम सबके घर में होता है, एक रोल पिलो होता है, उसको अपने यहाँ पे रख लें, अपने अपने सामने में, और अपना जो एल्बो है उसको रेस्ट कर दें उस पे, जस्ट लाइक दिस। अगर आपका एल्बो रेस्ट रहेगा ना उस पे, तो क्या होगा, देखो होता क्या है कि जब आप एक हाथ को उठाइए और उठा के उसको होल्ड कीजिए, उसका लोड पूरा कहाँ पे आ रहा है, आपके अपर बैक, नेक पे आ रहा है। अब आपने एल्बो को सपोर्ट कर दिया, अब कहाँ पे है, Elbow. Sorry. Distribute मतलब होता है. हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना वेट। तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसा इतना हाइटेड चीज ले लीजिए कि जो आप अपने हैंड को, सपोज आपने मोबाइल रखा हुआ है, तो इस एंगल में आके आपका जो एल्बो है वो रेस्ट हो जाए किसी भी चीज पे। तो अगर वो रेस्ट हो जाता है तो एटलीस्ट आपके हाथ का, अगर आपका हाथ, कहते हैं ना 2.5 किलो का हाथ, तो 2.5 किलो का हाथ मतलब किसी का 3 किलो होगा, किसी का 1.5 किलो भी होगा। तो अगर उस उतना वेट तो आप खत्म करो पहले, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये 2.5 किलो का है, बट आप एक काम करो, इसको आप 5 मिनट होल्ड करके देखिए, ये 2.5 किलो से 5 किलो का हाथ हो जाएगा। आप 10 मिनट होल्ड कीजिए, इट कन्वर्टेड इन 15 kg। ठीक है, 20 मिनट्स कर दीजिए, शायद पैरालाइज हो जाए वहां पे। ठीक है, तो इसका मोबाइल का वेट बढ़ता पेन भी जाता तो है। यूज कर सकते हैं, हाँ स्टैंड भी हाँ, यूज कर सकते हैं, हो बिल्कुल सके बिल्कुल। उतना. हाँ, तो ये मैजिक तरीके से ना हमारे हाथ का वेट बढ़ता जाता है मैम। ठीक है, जब भी हम उसको होल्ड करते हैं एयर में। ठीक है, तो एक चीज आप ये कर सकते हो कि जब भी आप काम कर रहे हो तो आप अपने एल्बो को सपोर्टेड रखिए, राइट। और अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं आईटी सेक्टर्स में हैं या बैंकिंग जॉब में हैं जहाँ पे सेटिंग जॉब करना पड़ता है, तो वहां पे भी आप इस तरीके से अपने वर्क स्टेशन को डिजाइन करिए कि आपका जो एल्बो है वो 90 डिग्री पे रेस्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने एल्बो जस्ट लाइक दिस, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर ये है, ये मेरा हैंड रेस्ट है, लाइक दिस इज माय हैंड रेस्ट चेयर, तो अगर यहाँ पे रेस्ट हो जाता है और अब मैं कुछ काम करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो क्या हुआ कि मेरे अपर बैक पे लोड नहीं आ रहा, मेरा स्पाइन सेफ हो गया, राइट। और मैं और साथ के साथ नॉर्मल पोस्चर भी मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो जब स्क्रीन को देखते हैं तो अननोइंगली वो एकदम से फॉरवर्ड होते जाते हैं। तो इस चीज को आप देखोगे कहीं आपके साथ भी तो ऐसी हैबिट नहीं है, क्योंकि ये चीजें अननोइंगली हो जाती है, राइट। बहुत बार जब हम किसी चीज को फोकस करते हैं तो फोकस करते ही हमारा ये हो जाता है ये। अब वो कभी कभी थोड़े टाइम के लिए तो ठीक था, बट अगर आप लॉन्ग टाइम तक इस चीज को करोगे तो कहीं ना कहीं वही हमारा पॉस्चर बन जाएगा, और फिर वो लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने एल्बो को रेस्ट कर दीजिए, जिससे आपका लोड कम हो जाता है स्पाइन पे, और अपने पॉस्चर को नॉर्मल रखिए। तो ये तो हुआ प्रोटेक्टिव, एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब कुछ एक्सरसाइजेस जो हमको करते रहने चाहिए, बार 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 बार, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। एक जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हम अपने दोनों शोल्डर को एंड नेक को साइमल्टेनियसली बाहर की तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इसको मैं बहुत लेमन टर्म में कहता हूँ शाहरुख खान शाहरुख खान एक्सरसाइज। सर, या. तो ये हाँ, तो उससे याद रहता है। या. ठीक है, वो क्या करता है, जस्ट लाइक दिस, ये करता है, ऐसे ही कुछ करता है। तो इसमें हमको क्या करना है कि शोल्डर एंड नेक दोनों को एक साथ पीछे की तरफ मूव पान करना है। एक्सपांड कर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शोल्डर पहले हो गया नेक बाद में कर रहे हैं, या नेक पहले कर दिया आपने शोल्डर बाद में कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक सिंगल यूनिट है, राइट। तो जैसे ही आप शोल्डर और नेक को पीछे की तरफ एक्सपैंड करते हैं तो आप देखो क्या होता है, अगर आप फॉरवर्ड बेंड करके प्रेशर डाल रहे हो तो जैसे ही आप ये करते हो, तो ये करते ही आप डिस्ट्रेस भी कर रहे हो साथ के साथ। तो कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हमको काम करना ही है, तो हम काम करते करते जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसको बार बार
डिप्रेशर भी करते जाए, डी ये इस तरीके से जब भी करिए 3 से 4 बार कीजिए, आप देखेंगे कि पूरा एरिया रिलैक्स हो जाएगा, राइट? और इसके बाद इमीडिएट आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो पॉस्चर का इफेक्ट है ना, वो हमारे साइकोलॉजिकल एटीट्यूड से भी है। आप किसी को देख के बताते हैं ना कि वो डिप्रेशन में लग रहा है, या वो डिप्रेशन में लग रहा है, या वो स्ट्रेस में लग रहा है, Right. कैसे देख के बताते हैं? किस चीज को देख के बताते हैं? कहीं ना कहीं हम पॉस्चर को ही देखते हैं। हाँ, यस तो यस। है ना, पॉस्चर ही तो है। तो आप देखना कि आपका जो पॉस्चर है ना, वो अनोइंगली आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मेंटल अकॉर्डिंग, जो भी आपका मेंटल एटीट्यूड होगा, जो भी स्टेटस होगा आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग आपका स्पाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस पॉस्चर को अडॉप्ट कर लेती है। तो इसीलिए हम देख के ही बता पाते हैं कि ये बंदा कुछ स्ट्रेस में लग रहा है, या परेशान लग रहा है, या कुछ सोच रहा है। तो आप देखना कि फॉरवर्ड हेड, जस्ट लाइक दिस, इस कंडीशन में ही हम स्ट्रेस हो पाते हैं। आप अगर ये पोजीशन को हटा दो, देखिए स्ट्रेस से बाहर निकलने के दो तरीके, या तो आप अपना मूड चेंज कर दीजिए। आप देखेंगे जब आप मूड चेंज करोगे तो आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली, आपका जो पॉस्चर है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि बिना पॉस्चर को ठीक किए आपका मूड चेंज हो ही नहीं सकता। आप करके देख लो, आप सभी Right. एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप ना ऐसे करके थोड़ा अभी स्ट्रेस अभी अभी स्ट्रेस लेने की सबको कोशिश करिएगा। सब करके दे के एकदम स्ट्रेट कर दे, अपने बैक को स्ट्रेट कर दे, इमीडिएटली चेंज हो हाँ जाएगा, है ना? हाँ, एक इमीडिएटली। एनर्जी आ जाता कभी, है, इमीडिएटली पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आपको लग रहा है कि मेरे को मेंटल स्टेट चेंज करना है, आप इमीडिएट अपनी स्पाइन को चेंज कर दीजिए, आप उसकी पोजीशन को बदलिए, आप देखना आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आपने मूड को डायरेक्ट चेंज किया तो आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत डीपली कनेक्टेड है, माइंड एंड बॉडी, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि सिंगल यूनिट, दे बोथ आर वेरी डीपली कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इस चीज को, ये आज की जरूरत है, बिकॉज आज का जो समय है, उसके उसके अकॉर्डिंग हमको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ रहे हैं जिसमें हमारे स्पाइन अफेक्ट हो रहा है। और अगर हमने अपनी हेल्थ को गवा के कुछ अचीव भी कर लिया, कुछ मटेरियल सक्सेस, तो वो किसी काम का मेरे ख्याल से तो नहीं राइट। अच्छा डॉक्टर अखिलेश, है। यू आर डीलिंग विथ ऑल दिस इश्यूज सिंस लॉन्ग। तो हाँ, जैसे कि आजकल बहुत स्लिप डिस्क का इश्यू, स्पॉन्डिलाइटिस एंड अदर स्पाइन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, तो राइट, कैन दीज बी रिवर्स्ड, कंप्लीटली रिवर्स्ड? ठीक है, इस पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, स्पाइन के कंडीशंस में अगर हम बात करें कि क्या क्या स्पाइन के कंडीशंस होती हैं, तो एक बहुत जो कॉमन कंडीशन है वो स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क मतलब ये एक बहुत कॉमन टर्म है, जिसको हम डिस्क बल्ज भी बोलते हैं, है ना, बहुत बार सियाटिका भी बोल देते हैं। तो स्लिप डिस्क की एक कंडीशन है, कॉमन है। दूसरी अगर कंडीशन की बात करें तो स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बार कहते हैं। तीसरी कुछ कंडीशंस होती हैं, स्टेनोसिस के केसेस होते हैं कि जो हमारा वर्टिगो, जो, वर्टिगो आल्सो। हाँ, वर्टाइगो इज अ सिम्टम, जब नर्व कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं वर्टाइगो के, ठीक है। तो इस पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस पे अगर हम पहले एक चीज की बात करते हैं कि स्लिप डिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्लिप डिस्क एग्जैक्टली क्या होता है। स्लिप डिस्क की अगर बात करेंगे तो देखिए, ये स्पाइन दिख रहा है, ये स्पाइन दिख रहा होगा आप सभी को। तो ये स्पाइन, ये हमारा जो है, ये इस तरीके से हमारी पूरी स्पाइन होती है, राइट। हाँ, अभी अभी दिख रहा है, ये पूरी इस तरीके से स्पाइन होती है। और बीच में अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो जेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दो वर्टिब्रा के बीच में, तो ये है हमारे डिस्क। और अगर हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ये पीछे से देख रहे हैं हम, तो पीछे से देखेंगे तो ये जो येलो कलर्स की सब निकल रही हैं, ये नर्व्स हैं, राइट। तो ये हमारी स्पाइन से नर्व्स निकलती हैं, इस तरीके से सब नर्व्स निकलती हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर एंड बिकॉज ऑफ द, कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ता है उस पर, सस्टेन पोस्चर या सडन प्रेशर। तो इस पे आप देख पा रहे होंगे, एक ये रेड कलर का जो है, समथिंग समवेयर हियर, हाँ, Yeah. ये जो रेड कलर का है, ये एक तरह से स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क हो रखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो नर्व है हमारी, ये इसको दबा रहा है। जब ये प्रेस होती है, तो वो नर्व का जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये नर्व पैरों को सप्लाई करती है। तो फिर वो रेडिएटिंग पेन, चीटी जैसा, टेनिंग जैसा, वो पूरे पैर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड sciatica। तो बहुत बार लोग बोलते हैं ना, मुझे sciatica हो गया है, तो sciatica कोई अलग से डिजीज नहीं है। एग्जैक्टली जब नर्व कंप्रेस हो जाती है और नर्व, जब वो नर्व सिम्टम देने लगती है, तो उसी को sciatica कहते हैं, राइट। तो
जो अभी तक मैंने मैकेनिज्म बताया आपको, कि जो टेंट वाला एग्जांपल देके बताया, जो पोस्चर का एग्जांपल देके बताया, तो क्या लगता है कि ये चीज ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपने डील अग, किया है तो आप बता सकते हो। हाँ, देखिए, प्रॉब्लम जैसे क्रिएट हुई है, जैसे शुरुआत हुई है, अगर हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो सकता है। बट अगर आप प्रॉब्लम कहीं और ढूंढेंगे, सपोज अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने टैबलेट, ज्यादातर जो दवाई लेते हैं ना, उनका नहीं, हाँ, उनका लंबा चलता हाँ, है ना। तो अगर आप वो मेडिकेशन सप्रेस, से, हाँ अगर, सप्रेस हाँ, करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेडिकेशन लेने से वो ठीक हो जाएगा, तो नहीं, मेडिकेशन लेने से सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, बट डिस्क अंदर नहीं जाएगी, राइट? ये चीज मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अगर हम सारी प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ए से लेकर जेड तक जितनी भी बीमारियां होती हैं, सबको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट में रखिए केमिकल प्रॉब्लम्स को, एक पार्ट में रखिए मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को, राइट? तो केमिकल प्रॉब्लम क्या होता है? केमिकल प्रॉब्लम मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हमारे ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसकी कुछ कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सारे केमिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो केमिकल को पूरा करने के लिए वी हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब हमको क्या लेना चाहिए वो एक अलग पार्ट है, बट हमको कुछ ना कुछ बाहर से लेना पड़ेगा ताकि वो केमिकल के बैलेंस को ठीक कर पाए। बट दूसरे पार्ट में रखिए मैकेनिकल प्रॉब्लम को। मैकेनिकल प्रॉब्लम मतलब हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर डिस्क की बात करेंगे, स्पाइन की बात करेंगे, तो सबका अपना एक प्रॉपर जगह है, सबकी स्पेस है। और जब कभी भी एक चीज जब अपने स्पेस से हटती है, तो वो दूसरे स्ट्रक्चर को इरिटेट करेगी, उसको कंप्रेस करेगी, उसको प्रेशर में डालेगी, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो डिस्क जब अपने जगह पे था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब वो बाहर आ गया, अपनी स्पेस को छोड़ के बाहर आया, तो उसने नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर दिया, राइट? तो हमको कुछ, बिकॉज ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए ही अगर आप देखेंगे कि वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डील करने के, बट एक जो बहुत पॉपुलर एंड कॉमन तरीका है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में कोई मेडिकेशंस नहीं दी जाती हैं, और हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल तरीके से बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करके, जो उसकी नॉर्मल अलाइनमेंट है उसको मेंटेन करके, जब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो डिस्क को जैसे ही स्पेस मिलता है, वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये रिवर्स हो सकता है स्लिप डिस्क, बशर्ते कि हम राइट अप्रोच, राइट सॉल्यूशन को अप्रोच करें, राइट? तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी तरफ हम बात करते हैं सर्जरी की। बहुत बार ये होता है कि हमको सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है कि भी सर्जरी करा लीजिए। सर्जरी कराने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि डिस्क के केसेस में जो सर्जिकल अप्रोच है उसका बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे रीजन एक है कि हमारी जो पूरी स्पाइन है, आप देखना कि जो पूरी स्पाइन है वो एक साथ चैनल में है। आपको कोई ऐसी स्पाइन जो अलग से है वो तो नहीं दिख रही ना? सारी स्पाइन एक साथ चैनल में है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक साथ चैनल में है, राइट? कोई एक स्पाइन अलग से नहीं है, ये स्पाइन अलग से है, ये स्पाइन अलग से है, ये स्पाइन अलग से है। दीज ऑल स्पाइन आर जस्ट पार्ट ऑफ ईच अदर। तो आप सपोज मान लीजिए कि एक जगह पे स्लिप डिस्क हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो क्या यहाँ पे जब स्लिप डिस्क हुआ है तो क्या सिर्फ यहीं पे प्रेशर आया होगा? क्योंकि जब हम बैड पोस्चर को फॉलो करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक डिस्क पे प्रेशर आएगा, बाकी डिस्क, बाकी स्पाइन बिल्कुल ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरे स्पाइन पे प्रेशर आता है। हाँ, वो अलग बात है कि पूरे स्पाइन पे प्रेशर आया और इस जगह पे ज्यादा आ गया, तब जाके यहाँ पे स्लिप डिस्क हो गया, ठीक है? लेकिन पूरा स्पाइन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था। तो अगर मैंने इस डिस्क को सर्जरी करके अगर काट के निकाल भी दिया, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम आपको दूसरी डिस्क अफेक्टेड मिलेगी, Right. है ना? तो ये इसलिए ये डिस्क की प्रॉब्लम का जो पेन होता है वो परमानेंटली नहीं जाता, इवन आफ्टर सर्जरी कराने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो हमने अप्रोच किया वो लोकल अप्रोच किया, बट हमारी स्पाइन उस तरीके से बिहेव नहीं करती है। हमारी स्पाइन पूरी एक साथ चैनल में है, तो हमको पूरे स्पाइन को अलाइनमेंट में लेना पड़ता है। जब तक हम पूरे स्पाइन को अलाइन नहीं करेंगे, तब तक वो हमको लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट? तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि हमको किस तरीके के अप्रोचेस में जाना चाहिए। तो इससे अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे स्पाइन को हम अलाइन करें, तो फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिजियोथेरेपी के साथ आप कोशिश करेंगे जिनकी कायरोप्रैक्टिक में भी साथ में स्पेशलाइजेशन हो, तो जहाँ पे फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक, और एक और चीज होती है ऑस्टियोपैथी, जहाँ पे ये तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पे परमानेंट एंड रिवर्सल जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ इंटीग्रेटिव अप्रोच में जाते हैं, इंटीग्रेटिव अप्रोच मतलब
कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्फ्लामेशन होता है हमारे स्पाइन में, क्योंकि जहां पे भी कुछ भी डिस्क बल्ज होगा वहां पे इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन बढ़ना और कम होना किस चीज पे डिपेंड करता है? इन्फ्लामेशन का बढ़ना और कम होना दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका मेंटल एटीट्यूड, अगर आप स्ट्रेस में है तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, उससे सिम्टम्स बढ़ेंगे, पेन बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ेगा, राइट। और दूसरा है फूड। That might या be the major cause, right? Spine के भी issues राइट, के लिए mind health is very important. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग, व्हाट वी आर फीडिंग टू आवर बॉडी एज अ फूड। तो बहुत सारे फूड हैं जो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर आप ये दो चीजों पे काम कर पाए साथ के साथ, फिजियोथेरेपी आपने ले लिया, कैरोपैथी ले लिया, और साथ के साथ अपने आप मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिए, और उसके साथ साथ फूड को आप ठीक कर दीजिए। कुछ ऐसा फूड मत लीजिए जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर। रिवर्सल इज पॉसिबल। Reversal is possible. कैसे फूड है जो स्पाइन की हेल्थ को अच्छा कर सकता है, और कैसे ऐसे फूड है जिसकी वजह से आपकी स्पाइन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है? हाँ, तो अगर हम फूड की बात करेंगे तो बहुत मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, व्हाइट शुगर है, व्हाइट सॉल्ट है, रिफाइंड ऑयल है, मैदा है, जितने भी चीजें रिफाइंड होके आई हैं वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। या फिर फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो भी रिफाइंड चीजों से बन रही है, तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे आपके बॉडी के अंदर। और जितना भी आप नेचुरल लेंगे, जस्ट लाइक रॉ फॉर्म में आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सैलेड लीजिए, और जो भी नेचुरल चीजें आप लेंगे वो इन्फ्लेमेशन को डाउन करती हैं, Calcium is राइट। very important source, right? But you don't suggest milk, right? तो what is other option की जिसकी वजह से? मिल्क का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है तिल, है ना। तिल आप डायरेक्ट भी लड्डू बना के खा सकते हैं, या तिल का मिल्क भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिल्क ही पीना है, अगर उसी को देख के सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप उसका बना लीजिए, है ना। बादाम से मिल्क बना सकते हैं, काजू से मिल्क बना सकते हैं। बट नॉर्मली मिल्क जो है वो बहुत सारे रिसर्च के थ्रू भी प्रूव हो चुका है कि मिल्क से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर। और एक और बहुत बड़ा मिथ होता है कि मिल्क से कैल्शियम मिलता है बॉडी को। होता जस्ट इसका अपोजिट है, कि आप अगर मिल्क ले रहे हैं तो जो कैल्शियम है वो भी चला जाता है हमारी बॉडी से। इसके पीछे पूरी एक Right, साइंस है। for vegetarian people, it is the complete source. Milk is the complete source. एक्चुअली जिस मिल्क की बात की जाती है वो मिल्क अलग चीज है, वो मिल्क ही अलग है, वो जो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। प्योर देसी काऊ मिल्क होना चाहिए, और वो प्रॉपर चर के आनी चाहिए, है ना। उसको विदाउट इंजेक्शन, विदाउट पिल्स अगर आप दे पाए, और प्योर गिर गाय, तो वो चीज आज के टाइम पे इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। Right. तो इसलिए बेटर है कि हम उसको अवॉइड करें, और उसके जगह में और कोई दूसरा ले लें, और दूसरी कोई चीजें ले लें। और कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हेल्पफुल हो सकते हैं? इस पे अगर आप देखेंगे, अगर स्पेशली हम कैल्शियम की बातें कर रहे हैं तो तिल बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप जितने भी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स लीजिए, सभी में कैल्शियम होता है, सभी में कैल्शियम होता है। और कुछ जैसे जो कंद टाइप की चीजें होती है ना, जैसे शकरकंद है, उसमें आपको ज्यादा रिच कैल्शियम मिल जाएगा। तो उस तरह के बीट रूट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको काफी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम मिलता है। So, what is the role of meditation? Can meditation be helpful in curing all these spine-related issues? देखिए, मेडिटेशन का रोल अगर मैं बताऊं, लॉन्ग सिटिंग करके, अब हम इसको रिलेट रिलेट करते हैं लॉन्ग सिटिंग से, राइट। लॉन्ग सिटिंग करके हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम अपने लोअर एंड पे प्रेशर डालते हैं, ठीक है। जब हम उस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर डाल के रखते हैं तो होता क्या है कि मैंने बताया था ना कि हमारे अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अब हम चक्रास पे आ जाते हैं कि हमारा जो रूट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। तो रूट चक्र इज गवर्निंग अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी। तो जब रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है या वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये आने लगती है। तो बिल्कुल मेडिटेशन के का रोल यहीं पे है कि हम अपने पूरे चक्रास को अलाइन करें, उसको बैलेंस करें। तो जैसे ही वो चीज होगा, हमारा एनर्जी का फ्लो ठीक हो जाएगा, और जैसे एनर्जी का फ्लो ठीक हो जाएगा, थिंग्स विल बी ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अल्टीमेटली अगर हम हीलिंग की बात करते हैं तो देखिए कि हमारी बॉडी में क्या होता है। जैसे बायोइलेक्ट्रिसिटी जो हम बोल रहे हैं, जो मैं बायो करंट की बातें कर रहा हूँ, उसको अगर हम एक दूसरे टर्म में देखेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में प्राण होता है।
ठीक है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में प्राण का फ्लो होता है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो 72,000 नाड़ीज होती हैं, जिसमें से प्राण का फ्लो होता है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में। डिजीज होने का मतलब क्या है? किसी भी प्रॉब्लम होने का मतलब ये होता है कि जब भी किसी एरिया से या किसी एरिया में प्राण की लैकिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो एरिया धीरे धीरे डिके होने लगता है, और डिके होने को ही हम बीमारी कहते हैं। तो मेडिटेशन तो इसमें हेल्प करेगा ही, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाने में हेल्प करेगा, और And ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बायो करंट हमारे अंदर प्रोवाइड करेगा। very true. So we'll take all the questions, right? Yeah. So anyone who has query, you can just put it in the chat box, and Dr. Akhilesh will be answering. So this is the best opportunity. Personally, तो आप connect नहीं कर सकते हो उनको, and he keeps very busy. Achha, there's one question. My heart is enlarged, and that's the question related to heart issue. Okay. So my heart is enlarged and pressuring lungs. Okay. अगेन कहीं ना कहीं जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर, देखिए इन्फ्लेमेशन जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो उसमें 3-4 चीजें आती हैं। स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये 3 चीजें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन में मोस्टली प्रेजेंट रहती हैं। तो आपने बोला कि इनलार्ज्ड हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्वेलिंग है, राइट? तो डेफिनेटली जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन कम होगा, और इन्फ्लेमेशन जैसे ही कम होगा वो इनलार्जमेंट कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो लंग्स में प्रेशर है वो भी हट जाएगा। बट आपको इसमें स्ट्रिक्टली माइंड एंड बॉडी लेवल पे दोनों पे काम करना होगा। माइंड लेवल पे जो स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। आप देखना कि अगर किसी को बैक पेन है तो बैक पेन में जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो पेन और बढ़ता है, राइट? और अगर हम रिलैक्स रहते हैं तो पेन भी कम हो जाता है। इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है कि आप देखना कि हमारे जो पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं ना, जस्ट लाइक लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर, एल्बो, नी, हील, हिप जॉइंट, ये सारे जॉइंट के पार्ट जो हैं वो पर्टिकुलरली किसी न किसी इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर अलग अलग इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर हम लोअर बैक पेन की बात करते हैं तो जिनको भी सर्वाइवल रिलेटेड फियर होता है, सर्वाइवल रिलेटेड फियर मतलब सपोज किसी का बिजनेस है, और बिजनेस में जैसे पता ही है आपको कि अप डाउन्स होते रहते हैं, तो अब किसी को डर लगने लग गया कि अरे अप डाउन्स हो रहे हैं, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो देन हाउ आई विल सर्वाइव। तो ये एक फियर क्रिएट कर रहा है, राइट? कोई किसी पर्सन को लेके हो सकता है कि अभी तो साथ में है, अगर कल को कुछ हो गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, ये करूंगी। तो अगेन इट क्रिएट अ सर्वाइवल रिलेटेड फियर। तो कोई भी ऐसा फियर जो आपकी सर्वाइवल को हिट करता है, बिकॉज रूट चक्र अगेन इट्स अ मेन बेस चक्र, Related to our ठीक है? survival. हाँ, तो जैसे ही आप सर्वाइवल रिलेटेड फियर को बार बार आप क्रिएट करेंगे अपने माइंड के अंदर, इट विल अफेक्ट योर लोअर बैक। तो ये एक आंसर है उन सभी का कि बहुत सारे कहते हैं ना कि नहीं सिटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे क्यों बैक पेन हो गया, सबको तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ये एटीट्यूड भी देखें अपने अंदर, चेक करेंगे कहीं हम कुछ इस तरह के फियर से तो नहीं अफेक्टेड है। उसी तरीके से अगर हम अपर बैक की बात करते हैं तो एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है। तो जब भी हमारे साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है हमारे लाइफ में, राइट, तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है और अगर हम उसकी वजह से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम डील नहीं कर पाते हैं, तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम स्ट्रेसफुल तरीके से डील करने लगते हैं, इट विल क्रिएट ब्लॉकेज इन आवर अपर बैक एरिया। ठीक है, तो हमारा जो अपर बैक है वो आप देखना कि आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डील करते हो अपनी लाइफ में। सेम चीज अगर हम नी का एग्जाम्पल लेते हैं, नी जॉइंट क्या करता है, हमारी बॉडी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट? नी की वजह से ही तो आप आगे बढ़ पाते हो ना, अगर आप स्टेप्स ले रहे हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ द नी। अब अक्सर मैं देखता हूं कि जिन लोगों को लाइफ में ऐसा लगता है कि किसी ने रोक दिया है, या फिर जिनको अपनी लाइफ में न्यू स्टेप्स लेने में डर लगता है, कुछ नया शुरू करने में डर लगता है, तो उनका नी जॉइंट ब्लॉक हो जाता है, नी की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो पर्टिकुलर हर पार्ट किसी न किसी इमोशन से कनेक्टेड है, ठीक है? तो इसलिए मेंटल रोल तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है।
किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सेरेजम ट्रीटमेंट, हाँ उसके लिए कैन मतलब शुड वी गो फॉर दैट? देखिए सेराजिम का ना मुझे एक्चुअली में बेस नहीं पता कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि अगर वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता होगा, मैग्नेटिक प्रिंसिपल मतलब प्लस माइनस, नॉर्थ साउथ, अगर मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके अलावा कुछ दूसरा प्रिंसिपल है तो वहां पे फिर वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एडवाइजेबल कोई भी चीज, अगर हम किसी पार्ट को हीट कर रहे हैं ना, बॉडी के पार्ट को हीट कर रहे हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा 10 सेशन 15 सेशन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अननेसेसरी हीट करने से बहुत बार हमारे जो हीट है वो किस लेवल तक पहुंच रहा है, अगर हमारे वो ऑर्गन लेवल तक पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं वो डेंजरस है। तो एक लिमिट से ज्यादा मत लीजिए, अगर ले भी रहे हैं तो आप मोस्टली मैक्सिमम 15 सेशन, दैट्स इट। ओके, और भी क्वेश्चन है, देयर आर मेनी मेनी क्वेश्चंस। Below shoulder and above elbow from last 1 year, he or she is having pain. She's Ritu ji. ओके, यहाँ पे आम के जगह पे पेन हो रहा होगा, और शायद शोल्डर के मूवमेंट्स इनके अगर हो सकता है कि अफेक्टेड होंगे या ठीक होंगे। अगर ठीक होगा तो बहुत जल्दी शोल्डर का मूवमेंट भी अफेक्ट हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो अगेन इसमें अगर हम देखें कि जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं, इस पूरे रीजन पे मसल के फाइबर्स होते हैं, तो इनके केस में या तो इनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही होगी या एक शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम करके होता है, वो प्रॉब्लम हो रही होगी, जिसमें मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। टाइट होने की वजह से वो मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं और पेन भी करता है उसकी वजह से। बट अगर हम इसके पीछे रीजन देखेंगे कि रीजन क्या है, तो जब भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पे मसल प्रॉब्लम होती है या कहीं जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप देखना कि हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। बट अगर मसल के अंदर जाएं, अंदर जाके देखें कि मसल के अंदर क्या हो गया ऐसा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो उसके अंदर हमको नॉट्स मिलते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में ट्रिगर पॉइंट्स भी कहते हैं, मसल नॉट्स भी कहते हैं। तो वो फॉर्म हो जाते हैं। जो नॉट है वो क्या करते हैं कि मसल को एक लिमिट से ज्यादा खींचने भी नहीं देते और एक लिमिट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने देते। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पेन होने लग जाएगा। तो नॉट फॉर्मेशन एक बहुत मेजर कॉज होता है इसके पीछे। तो इसमें हमको अगेन रेगुलर फिजियोथेरेपी के सेशंस लेने चाहिए, जिससे वो, बट फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी भी दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी, जहाँ पे मोस्टली 70 to 80% मशीन्स लगाई जाती हैं, जस्ट लाइक बहुत सारी मशीन्स होती हैं वो लगाई जाती हैं और कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। ये जो है एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ट्रीटमेंट में से ठीक होने में, और बहुत बार कंप्लीट रिजल्ट भी नहीं आता। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे डॉक्टर को चूज करें जो मैनुअल में स्पेशलाइज्ड हो। मैनुअल थेरेपी एक अलग से स्पेशलाइज्ड पार्ट है फिजियोथेरेपी का, जहाँ पे हम मैनुअली ज्यादा, जस्ट लाइक इन आवर सेंटर हम 70 to 80% मैनुअल ट्रीट करते हैं, देन ओनली वी आर यूजिंग 20 to 30% मशीन हम यूज करते हैं। तो जहाँ पे हम मैनुअल कुछ ट्रीटमेंट देते हैं तो वहां पे रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और परमानेंट रिजल्ट आता है। एक अनयूजुअल केस है, शी इज सेइंग हर हस्बैंड हैज बोन ग्रोथ इन हिज नेक, राइट, जिसकी वजह से दोनों हाथ में और नेक में टिंगलिंग सेंसेशन आता है, नींद ठीक से नहीं आती। ओके, बोन ग्रोथ के केसेस में ये देखा जाता है कि एक यहाँ पे जस्ट लाइक हमारी पसलियां होती हैं ना, जैसे कि हमारी जो स्पाइन से पसलियां निकलती हैं, रिब्स, जिसको हम रिब्स भी कहते हैं, तो रिब के ऊपर एक स्पाइन में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ से पसली निकल रही है, बट वो पूरा नहीं निकलता, बट कहीं ना कहीं वो इलाज्ड रहता है। तो उसकी वजह से बहुत बार पेन आता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है कि बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है। बोन जो है वो बचपन से ही ग्रोथ रहती है। प्रॉब्लम उसकी वजह से मोस्टली नहीं होती है, प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है कि वो इनलार्ज्ड है। अभी तक तो काम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी हो सकता है कि आपके आसपास की मसल्स टाइट हो गई होंगी, तो चूंकि ऑलरेडी स्पेस कम था और आसपास के सराउंडिंग मसल्स भी टाइट हो गए, उस वजह से नर्व कंप्रेस होने लग गया और हाथों में पेन आना। तो ये एक कारण हो सकता है। तो इसमें भी हम जब मसल्स पे काम करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो चीज ठीक हो जाती है। सारे क्वेश्चंस हैं।
vertigo since last 15 years? Anjana ji is asking. ओके, वर्टाइगो के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्टाइगो हो क्यों रहा है। एक वर्टाइगो होता है जो हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में सेट भी होता है कि सर्वाइकल की वजह से। तो अगेन आप देखेंगे कि वर्टाइगो होने के पीछे कारण ये है कि जब हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, राइट, तो जब टाइट होगी तो हमारी जो नसें होती है ना बॉडी में, वो किसी मसल के नीचे से जा रही है, किसी के साइड से जा रही है, किसी के ऊपर से जा रही है, ऐसा होता है। और बिकॉज सबका अपना एक स्पेस है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मसल्स टाइट होने लगते हैं तो अब क्या हो रहा होगा, अगर मान लीजिए एक नर्व है जो मसल के नीचे से जा रही है और वो मसल टाइट हो गई, तो क्या करेगी वो, नर्व कंप्रेस करेगी। जब नर्व को कंप्रेस करेगी तो उसकी वजह से हेडेक होगा एंड वर्टाइगो आएगा। तो ये एक रीजन होता है बहुत बार वर्टाइगो के पीछे। वर्टाइगो, जब हम स्पेशली वर्टाइगो की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण समझिएगा कि यहाँ से साइड से हमारे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता है, कुछ आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं जो यहाँ से जाती हैं और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो अगेन वेन्स जो और आर्टरीज जो हैं वो भी मसल के साइड में है, किसी मसल के नीचे है, किसी के ऊपर है। तो जब मसल्स टाइट होती है तो कहीं ना कहीं वो उस ब्लड वेसल्स पे भी प्रेशर डालती है। और जब ब्लड वेसल पे प्रेशर आता है तो अगर हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई अगर वो थोड़ा भी कम हुआ तो तुरंत चक्कर आता है, इमीडिएट चक्कर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होने लगती है तो चक्कर आने लगते हैं। बट ये चक्कर में थोड़ा सा हमको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से चक्कर आ जाता है और ये वाला जो चक्कर है वो स्पेशली कनेक्टेड होता है नेक के मूवमेंट्स के साथ। जस्ट लाइक दैट, अगर आप सिंपल बैठे हुए हैं विदाउट एनी हेड मूवमेंट्स तो चक्कर नहीं आएगा। बट सपोज अगर आपने अचानक से देखा इस तरफ, चक्कर आएगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए चक्कर आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आपने जैसे मूवमेंट ठीक किया वो ठीक हो जाएगा। सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से आपने बैक किया कार, और बैक करने के लिए जैसे आप पीछे देखेंगे चक्कर आएगा, और जैसे आप मूवमेंट ठीक करेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका मूवमेंट से रिलेटेड है वर्टिगो, राइट, तो वो कारण है सर्वाइकल का। तो फाइंड द बेस्ट, गो सम गुड फिजियो एंड गो देयर, उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण होता है चक्कर आने के पीछे, हमारे जो ईयर्स हैं उसमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, राइट। तो जब बहुत बार वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से भी चक्कर आता है। तो उसका भी सॉल्यूशन, जिसको बीपीपीवी कहते हैं, बेनाइन प्रॉक्सिमल वर्टाइगो, पोजिशनल वर्टाइगो उसका नाम है। तो उस कंडीशन में भी फिजियोथेरेपी में ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है, कुछ सेशंस लेने पे वो ठीक हो जाता है। तीसरा कारण मोबाइल भी होता है वर्टिगो का सबसे ज्यादा, सबसे हाँ, बिकॉज हमने अगर बहुत देर तक रॉन्ग, अगेन वही चीज है ना, अगर नीचे हमने बैंड देखकर करके जो रखा। मोबाइल से हाँ, काम करते हैं ना, हाँ, तो हाँ, दैट इज द हाँ, रीजन, मेन रीजन। वो भी है, वो भी है। तो आप देखें कि सबसे पहले क्या वर्टाइगो मूवमेंट से कनेक्टेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, तो प्योर है कि वो सेशंस लेने से ठीक हो जाएगा, है ना। और अगर ईयर वाला है तब भी ठीक हो जाएगा। एक वर्टाइगो आता है जब हमारी बीपी लो होती है, वो वर्टाइगो कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप कोई भी पोजीशन चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हैवी हैवी लगेगा और चक्कर आ ही रहे होंगे। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका बीपी लो हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है। और एक रेयर केसेस में ये भी होता है कि वर्टाइगो आता है कि अगर हमारे ब्रेन में कुछ ट्यूमर वगैरह बन रहा है, कहीं सिस्ट बन गया है, तो उसकी वजह से चक्कर आता है, तो वो भी कंटिन्यू रहता है। इट्स नॉट रिलेटेड विद सम पर्टिकुलर मूवमेंट। तो आप देखें कि मूवमेंट से अगर कनेक्टेड है आपका वर्टाइगो, तो बिल्कुल वो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से है और उसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर दूसरा कारण है तो उसके पीछे हमको फिर दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। Next question is what is the remedy when spinal cord has little crack in lumbar area? स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड क्रैक नहीं होगी, स्पाइन क्रैक हो सकती है। स्पाइन क्रैक, हाँ, या इनको लिखने नहीं आया हाँ, तो इन। अगर क्रैक है हाँ, तो एक तो होता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, भाई बोन में हल्का सा लाइनिंग फ्रैक्चर है, तो वो तो अपने आप हील हो जाता है विद द टाइम, कुछ दिन इमोबिलाइज रखने से वो अपने आप हील हो जाता है। बट अगर प्रॉपर अगर ब्रेक है तो वो तो उसके अलग ही सिम्टम्स होते हैं, तो वो शायद नहीं होगा। तभी आप बता रहे हैं कि बहुत दिन से है, तो वो हेयर लाइन ही होगा। तो कुछ टाइम स्टेबल रखेंगे तो उससे धीरे धीरे वो हील हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेडिटेशन के टाइम पर कैसे पिलो या ऐसा कैसे यूज करके वो करें। देखिए, मेडिटेशन के टाइम पे जो अगर पिलो मैं इज, आई अपना डोंट थिंक सो इट इज सजेस्टेड। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और विदाउट सपोर्ट रखिए, कहीं पे भी सपोर्टेड मत रखिए जब आप मेडिटेट कर रहे हैं।
बिकॉज होता क्या है कि जब हम पूरी शिद्दत से, जब पूरी ताकत से, अपने प्रेशर से जब हम स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं, तो आप देखना कि आपकी पूरी जो मसल है ना स्पाइन की, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड होगी और कहीं ना कहीं उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और हमारा जो न्यूरल कैनाल होता है, जो स्पाइन का कैनाल होता है, वो भी प्रॉपर शेप में होता है। बट जैसे आप उसको सपोर्ट दे देते हो, सपोर्ट देने से क्या होता है कि वो पैसिव हो जाता है, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें से कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से फिर वो जो हमको प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग मेडिटेट करते करते स्लाउच हो जाते हैं। तो मेडिटेशन में जब हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, जिस लाइक कोई प्रेशर कर रहे हैं, अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत स्पीडली कर रहे हैं या पर्टिकुलर आप कुछ कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं, तो स्पाइन स्ट्रेट रखना चाहिए। हाँ, अगर आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस में हैं तो फिर आप स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हैं। think it's covered mostly. You can raise your virtual hand if hello. I think all the questions are covered. ओके, सो इस पे हम अगर आगे बढ़ते हैं तो वी कैन डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द स्पाइन। अनिल जी ने virtual hand raise किया है. I'll Okay. try to unmute because yes, you'll be able to unmute yourself. Thank you, sir, Most for the welcome. very good tips. I am very senior citizen. I Okay. am benefited a lot. Thank you. Yeah. Thank you. There are many virtual hands. Genuine question, anyone, if you have a genuine question only, then you can unmute yourself. Jayan ji, मैं आपको unmute कर रही हूँ. You can unmute yourself. Yeah. Yeah. Good evening, Dr. Good evening, Akhilesh, sir. and Good evening. congratulations to you. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Sir, आपकी वॉइस म्यूट हो रही है सर, बीच बीच में क्लियर नहीं आ रही है। वो आ रहा है इसलिए शायद कोई दूसरे भी सेम रूम में ज्वाइन किया होगा। अभी जो आपने बताया है, हाँ, हाँ। नहीं है, एक ही डिवाइस है। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही। तो जो आपने बताया कि अभी सिटिंग इतना प्रॉब्लमेटिक है बॉडी के लिए, तो लेकिन अगर काम ही सिटिंग का है तो उसके लिए क्या बेटर कर सकते हैं सिटिंग में? एक्सरसाइज बताया ना उन्होंने। हाँ, ये एक्सरसाइज है जो बार बार करना है। उसके अलावा आप थोड़े थोड़े देर में ना वॉकिंग करते रहिए। जस्ट लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीजें, सपोज हम कुछ सोच रहे हैं तो हम खड़े होकर भी सोच सकते हैं ना, बैठ के सोचना जरूरी तो नहीं है, हम खड़े होकर भी सोच सकते हैं। और अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ है कि हम वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी की पोजीशंस को चेंज करते रहिए, कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में मत रखिए। दिस इज एग्जाम्पल। थैंक यू। और उसके अलावा जो है ना, हमको अपना वर्क स्टेशन ऐसा डिजाइन करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि एमएनसीज में आजकल फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स परमानेंटली दे हायर्ड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी न्यू ज्वाइन करता है तो उसका वर्क स्टेशन डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्टिकुलर हाइट और उस वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिकॉज आजकल देखेंगे कि जो चेयर है वो एडजस्टेबल्स होते हैं। अगर आर्म रेस्ट की बात करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो एडजस्टेबल होती है, बिकॉज कोई लंबा है, कोई किसी की हाइट कम है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस हाइट में आपका जो एल्बो है वो 90 डिग्री पे रेस्ट होगा। सपोज आपने बहुत ज्यादा हाइट कर दिया तो पता चला ये हो गया, तो ये भी चीज ठीक नहीं है। तो आप देखेंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन में बॉडी रेस्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ चेयर की हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपका जो फुट है वो 90 डिग्री के एंगल पर फ्लोर में रेस्ट हो जाए। तो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रेशर को कम कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम टेबल और चेयर, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आजकल घर में लोग ड्राइंग रूम में बैठ के काम करने लगते हैं। अब आप देखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल जो ड्राइंग रूम के जो वो होते हैं, चेयर्स होते हैं, टेबल होता है, और जो डाइनिंग टेबल होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? टेबल जो है वो हाइटेड होता है, डाइनिंग टेबल जो हाइटेड होता है, राइट। और आप देखेंगे कि ऑफिस का टेबल भी हाइटेड होता है, ठीक है, बट जो ड्राइंग रूम्स में होते हैं वो हाइटेड नहीं होते।
तो अगर आप वहां पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपकी मजबूरी है, आपको झुक के ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। या तो आपने बेड में बैठ के काम कर रहे हो तो बेड में बैठ के तो पूरा स्लाउच रहेगा और आपको बैंड ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम नहीं करना है। अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो बेस्ट होता है कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम कीजिए, तो वो काफी हद तक प्रेशर को न्यूट्रलाइज करके रखता है। और उसके साथ साथ हमको जो टेबल और चेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं रखना है। आप देखना कि आप जितना दूर बैठोगे टेबल से, आप उसको उतना ही झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो क्या करना है, हाँ, तो ऐसा टेबल चूज करिए जो जिससे चेयर जो है ना वो टेबल के अंदर आ सके, राइट। तो आप जितना क्लोज हो सके टेबल के जाइए, बिल्कुल क्लोज हो जाइए। और आजकल ये लैपटॉप वगैरह को रखने के लिए इंक्लाइनर्स आ गए, ठीक है, जिससे जो लैपटॉप की, हाँ, ऐसा इंक्लाइनर रहता है स्लोप वे में, उसमें आप रख देंगे तो जो स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, वो आपके आई के 90 डिग्री के एंगल में रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रीन मान लीजिए एक एंगल में रखा हुआ है, तो मुझे इस एंगल में काम करना पड़ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग पोस्चर, इट विल क्रिएट स्ट्रेस इन लॉन्ग टर्म। बहुत बार ऊपर रखा हुआ है, बहुत बार नीचे रखा हुआ है, तो आपकी स्क्रीन जो है वो पर्टिकुलर कंफर्टेबल होना चाहिए, और आप जितना हो सके टेबल के क्लोज में बैठेंगे। और सबसे मेन चीज ये है कि आपका जो बैक सपोर्ट है, सबसे पहले चेयर में बैठने का तरीका क्या है कि बैठने से पहले जो आपका बैक है और चेयर का जो बैक है वो पहले टच करिए, ठीक है, पहले उसको टच कीजिए, पूरा टच हो गया, अब सीधे हो जाइए। अब देखिए कि आपका स्पाइन फुल्ली सपोर्टेड है चेयर के बैक से, बैक रेस्ट से। और लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कहीं भी बैठेंगे और टिक जाएंगे ऐसे, अब ये स्लाउच हो गया ना, पीछे देखिए कितना गैप है, आपका जो बटक है वो चेयर के बैकरेस्ट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपने कभी कभी 5 मिनट के लिए बैठ गया, 10 मिनट के लिए बैठ गया, तब तो ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इसी में बैठ के काम कर रहे हो तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि आपके बटक को पहले टच करना है चेयर के बैकरेस्ट से, और देन फिर स्ट्रेट हो जाइए। आप देखिए कि प्रॉपर आपका पूरा स्पाइन सपोर्टेड है, और जितना हो सके टेबल के पास जाके चले जाइए, जिससे आपको बेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी पे मिनिमम प्रेशर है। ज्यादातर मोबाइल के साथ ही होता है, राइट। तो आई ऑलवेज यूज मोबाइल का स्टैंड, जब भी कोई देखना है या कोई सेशन भी ऐसा कुछ वो होता है, राइट, लैपटॉप से कनेक्ट करने का थोड़ा सा वो होता है, तो वी ऑलवेज यूज स्टैंड। मोबाइल का जो स्टैंड होता है ना, उससे एक तो आप अपने हाथ से टच नहीं कर रहे हो उसको, मोबाइल को, है ना, एंड उसको थोड़ा सा ऊपर रखो, सो दैट विल आल्सो हेल्प। हाँ, आजकल जैसे मोबाइल में इस तरह के स्टैंड्स भी आ गए हैं, ये आप लगा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक फिंगर में मोबाइल हैंडल हो गया, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे देखिएगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हाँ, जनक जी, यू कैन अनम्यूट, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? थैंक यू सो। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर, मेरा ये पूछना था कि मेरी एक भाभी है, उनको डिलीवरी है 10 साल पहले, तब स्पाइन में इंजेक्शन दिया था, बराबर, अभी तक वो रिकवर नहीं हो रही है, उसका क्या रीजन है सर? देखिए, उसका रीजन ये होता है कि डिलीवरी में क्या होता है कि 9 मंथ्स तक सामने वेट रहता है, ठीक है। तो आप देखना कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि जो अक्सर जो फीमेल्स है ना, उनका जो लंबर स्पाइन है, जो हमारी लोअर कमर है, उसमें एंगल्स बढ़ जाते हैं, है ना, पीछे आपको प्रॉपर गैप मिलेगा। तो ये वाला जो है, ये एरिया जो है, ये आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई, ठीक। और उसके साथ साथ जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए जब स्पाइन को पंचर करते हैं, तो पंचर करते ही लीकेज शुरू हो जाता है वहां पे एनर्जी का। अब इसको हम थोड़ा सा कुंडलिनी के टर्म से बात करेंगे कि जो हमारी एनर्जी है वो पूरे स्पाइन में फ्लो होती है। और इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आप कोई मशीन लेके आते हैं, तो कहते हैं ना कि यार बाहर मत खुलवाना उसको, कंपनी की पैकिंग चलनी चाहिए, राइट, बनते तक नहीं खुलवानी चाहिए। उसी तरीके से बॉडी भी है, नेचर ने इसको पैक करके भेजा है ना, तो कोशिश करिए कि उसको खोलना ना पड़े या कहीं से भी पंचर ना करना पड़े। बिकॉज जब स्पाइन को हम पंचर कर देते हैं तो वहां पे एनर्जी की लीकेज होने लगती है, और एनर्जी की लीकेज जो है वो मतलब बहुत रेयर होता है कि उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो वो पेन पूरी तरह से बहुत बार जाता भी नहीं है। लेकिन उस केस में हम एटलीस्ट हम ये भी देख सकते हैं कि ये कर्वेचर कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है,
है ना, तो उसको भी हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी के सेशंस लेके उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जनरली जो स्पाइनल सर्जरीज जो होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, एंड द बेस्ट सॉल्यूशन इज फिजियोथेरेपी। अदर देन दैट, फिजियोथेरेपी के साथ साथ आप देखें कि कायरोपैथी की भी स्पेशलाइजेशन हो, जो भी फिजियोथेरेपी कैन यू डॉक्टर चूज कर रहे हैं आप। एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट कायरोथेरेपी? कायरोप्रैक्टिक जो है वो एक तरीका है जिसमें हम स्पाइन को सेट करते हैं। कहीं ना कहीं आपने सुन देखा होगा वीडियोस में क्लिक साउंड आता है, समथिंग लाइक दैट। तो हम स्पाइन को अलाइन करते हैं उससे। स्पाइन जब अलाइन हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे, जो मैंने बताया ना कि स्पाइन एक साथ चेन में है, तो चेन में तभी बेटर वे में परफॉर्म करेगा ना जब सब कुछ, सभी स्पाइन ऑर्डर में होंगे। अगर उसमें से एक आध स्पाइन भी अपनी जगह से हटा हुआ है, उसको रीसेट करने के लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेशली कायरोप्रैक्टिक को उस टर्म में यूज किया जाता है। तो आज के टाइम पे जो भी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं, जो कायरोपैथी में भी जिनके साथ में स्पेशलाइजेशंस हैं, ऑस्टियोपैथी भी एक तरीका है, तो इससे हमको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हुआ एक टर्म। अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं। इसके अलावा आप एक्यूपंक्चर में जा सकते हैं। एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे हम चीजों को, बट मैंने ये देखा है कि जब हम कहीं पे ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे सारी चीजें एक साथ दी जाती हूँ, जस्ट लाइक इन माई सेंटर, इन योर हाँ, तो आई हैव डन एमडी एक्यूपंक्चर आल्सो, एंड टीसीएम में भी मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो क्यों ये इतनी सारी चीजें करके बैठे हुए हैं? गोल्डन तो वेलनेस ये, बहुत दूर है सबके लिए। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे नेचर मेडिसिन भी है, वहाँ हम डाइट को भी इंक्लूड करते हैं, माइंड को भी इंक्लूड करते हैं। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज अगर हमको कंडीशन को रिवर्स करना है, राइट, तो रिवर्स करने के लिए हमको मल्टीपल एंगल से सोचना पड़ता है कि इसमें माइंड का क्या रोल है, उसको ठीक कर दें, फूड का क्या रोल है, उसको ठीक कर दें। डाइट के ऊपर भी हाँ, ध्यान देना हाँ, पड़ता है। हाँ, डाइट को भी ठीक कर देते हैं, फिजिकल अलाइनमेंट को भी ठीक कर देते हैं, और एनर्जी लेवल पे भी ठीक कर देते हैं। तो जब आप पूरे कॉज को ठीक करेंगे तो फिर तो रिवर्सल होना ही है उस कंडीशन में। बट अगेन उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, जस्ट लाइक मेरे पास जो आते हैं स्लिप डिस्क के केसेस हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो सर्जरी जो है वो रुक जाती है उनकी। इन आर्थराइटिस केसेस ऑल्सो, अगर ग्रेड 2 तक है आर्थराइटिस तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, राइट। बट इन ग्रेड 3 कुछ चांसेस हो जाते हैं कि 40-60% चांसेस होते हैं कि रिकवर हो भी जाता है, और बहुत बार हमको सर्जरी में भी जाना पड़ता है। स्पाइन के केसेस में हमको अवॉइड ही करना चाहिए सर्जरी, अल्टेन अनलेस की बहुत ही सीवियर कंडीशन है, बिल्कुल भी 1 मिनट रहा नहीं जा रहा। एक कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी कि इतना ज्यादा सीवियर पेन हो जाता है कि बिल्कुल रहा ही नहीं जाता, तो उस कंडीशन में एक बार वो सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। पर मेडिसिन लेते हैं, राइट, क्योंकि ये सब करने से ना टाइम लगता है, उसको हील होने में टाइम लगता है, हाँ, तो शॉर्टकट लगता है एलोपैथी मेडिसिन। एंड हाउ देखिए इसमें क्या एलोपैथी है मैम, गोइंग टू कॉज साइड इफेक्ट, उससे क्या क्या होती है, क्योंकि ज्यादातर इन मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि सिम्टोमेटिक लेवल पे अगर आपको देखना है तो एलोपैथी जो मेडिकेशंस होती हैं वो हेल्प करती हैं, बट एट द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या होती है कि हमको लॉन्ग टर्म में दूसरी बीमारियां भी होने लगती है, राइट। तो मेरे तरफ से सजेस्टेबल ये होता है कि अगर आपको स्टेरॉइडल इफेक्ट लेना है, रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप पेन किलर्स की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पेन किलर क्या हो सकता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन ही हाईएस्ट पेन किलर होता है ना। रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि एक्यूपंक्चर का इफेक्ट से मॉर्फिन का इफेक्ट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हमारे बॉडी के अंदर खुद मॉर्फिन है, बट उसको सिक्रीट कैसे कराना है वो एक अलग चीज है। तो एक्यूपंक्चर का जो इफेक्ट है, ये रिसर्च प्रूवन चीज है, एक्यूपंक्चर से मॉर्फिन का इफेक्ट आता है बॉडी के अंदर, तो आप वो करवा लीजिए। या उसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, एक्यूप्रेशर भी बहुत हेल्प करता है। अब एक्यूप्रेशर में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे मैं एक प्रेफर करता हूँ क्वांटम थेरेपी, जिसमें हम ईयर्स पे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ऑरिकुलर थेरेपी भी कहते हैं। तो इन सब मेथड से हमको मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो क्वांटम थेरेपी एक मेथड होता है जिसमें हम ईयर्स पे ट्रीटमेंट करते हैं और इट गिव्स इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट रिजल्ट मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना मैम, मेडिकेशन से जो रिजल्ट आता है, मेडिकेशन को भी रिजल्ट लाने में लगता है 15 मिनट। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें 1 मिनट 2 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। क्या क्या बता तो रहे हो आप? हाँ, दिस क्वांटम थेरेपी, दिस एक्यूपंक्चर, दिस एक्यूप्रेशर, ये सारी चीजों से बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। पेन वगैरह तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है, से ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और सबसे मेन चीज है कि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, है ना।
तो अगर आप पेन किलर ले रहे हैं, किसी भी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए पेन किलर ले रहे हैं, तो उसको अवॉइड करके आप इन मेथड्स पे जा सकते हैं। पर क्वांटम जिससे आपका थेरापी यहाँ पे तो गुजरात में बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं, है ना, और रायपुर छत्तीसगढ़ इन लोगों के लिए बहुत ही इन दैट केस एक्यूप्रेशर हम जा सकते हैं। सुजोक एक्यूप्रेशर होता है, ये भी काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। और क्वांटम एक्यूपंक्चर तो हर थेरापी जगह आप ही है। ऑनलाइन देते हो कि नहीं? ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है मैम, उसमें हम कुछ सीट्स प्लेस करते हैं, तो ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है वो। बट हाँ, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं अंदर कि माइंड मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जस्ट लाइक द माइंड लेवल, राइट, जस्ट लाइक कुछ हीलिंग मेथड्स होते हैं जिससे हम हीलिंग के थ्रू पेन को कम कर सकते हैं इमीडिएट। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है, बिकॉज बट ये सारी चीजें जब तक आप करवाओगे नहीं तो आपको बिलीव नहीं होगा। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है मल्टीपल फील्ड्स में, वो इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं एक जो बिकॉज जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको रिजल्ट दे पाते हैं, बट कहीं पे अटक जाते हैं। 90% रिजल्ट दे दिए, 10% बचा हुआ है। अब वो कहाँ से मिलेगा, तो उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह और पहुंच गए। फिर वहां पे फिर उसकी अपनी, तो जब हम बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं साथ में, तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो आई यूज हेयर हीलिंग भी हम साथ में कर देते हैं। जस्ट लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई यूज द बॉल्स लाइक दिस, अगर आप देख पा रहे होंगे ये सिंगिंग बॉल्स हैं, म्यूजिक है थेरापी। ना। तो हाँ, तो आई हैव यू नो जो रूट चक्रा के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर बॉल्स होते हैं सी नोट के। तो हम सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, एक्यूपंक्चर करने के बाद, ये सब करने के बाद, फिर हम ये बॉल भी प्ले कर देते हैं वहां पे। तो ये क्या करता है, रूट लेवल पे चक्रा को भी, ब्लॉकेज को भी हटा देता है। तो जब हम इस तरीके से इंटीग्रेटेड मॉडल यूज करते हैं तो रिजल्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। बशर्ते हमको अपना माइंड ओपन रखना है, माइंड ओपन रख के ये देखना है कि कौन कौन से बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं जिससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो जब हम इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हमको बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। राइट, सो यहाँ पे एक लास्ट रुद्रा जी का क्वेश्चन लेकर विल एंड द सेशन। श्योर। Yeah, Ruद्रा aunty, you can unmute yourself. कहीं से नॉइस आ रहा है मैम। हाँ, you can unmute. हाँ, नमस्ते। बीनी जी भी हमारे साथ मास सेंटर में है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी के 7 हीलर्स हैं हम लोग, जिसमें ये साउंड थेरेपी भी चलती है, एक्यूपंक्चर भी चलता है, एक्यूप्रेशर के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, योगा चलता है, ऐसे सब। मेरा खुद के लिए एक प्रश्न है कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में लंबर एरिया में एक स्लीट है, क्रैक। क्या है मैम? ओके, क्रैक है। हाँ, तो क्या आपके सेंटर में वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हेयरलाइन क्रैक है मैम? हाँ जी, हेयरलाइन नहीं, थोड़ी सी बड़ी। ओके, उसके लिए जो बेस्ट अभी तक मुझे समझ में आया, एक PEMF करके एक मशीन है, मोडेलिटी है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो बहुत बार हमारी बोन्स हील नहीं होती है, बहुत बार बोन जो क्रैक होता है वो भरता नहीं है। और जैसा आपका केस है कि अगर वो क्रैक है कॉर्ड में, कॉर्ड में एक्चुअली क्रैक तो होगा तो स्पाइन में होगा नहीं, कॉर्ड में कैसे? कॉर्ड में स्प्लिट पड़ी थोड़ी सी, मतलब वो जो चीरा जैसे चमड़ी में नहीं, चाकू से जैसे कट जाता है, वो कट जैसा हो गया। अच्छा, तो वो हील हो जाएगा मैम अपने आप, उसमें कोई आपको बहुत ज्यादा नहीं करने का, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड में CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर वहां पे कोई पंचर हो गया है तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब हम नॉर्मल रहें, अगर हम उसको पर्टिकुलर देखते हैं। और जैसा आप बता रहे हो, तो जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ वो होगा, जस्ट लाइक डिसरप्शन होगा वहां के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे। तो वो विद द टाइम अगर आप हीलिंग मेथड्स में जाते हैं तो वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ भी अहमदाबाद में होती है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। PEMF भी ट्राई करिए, वो भी अहमदाबाद में होगा।
बिकॉज आज के बताओ। टाइम पे ना मोस्टली जो अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे पीएमएफ की मशीन है, और पीएमएफ जो है वो इट्स वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक थेरेपी, राइट? तो ओके, या हाँ, इट विल हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। ओके, और बहुत अच्छा सेशन रहा। जी मैम, थैंक यू। आप डॉक्टर अखिलेश, आप कुछ बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है, जो मुझे एक इवनिंग में एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो शी हैज जॉइंड और नॉट, बट शी विल बी कनेक्टिंग विथ यू टुमारो, राइट? तो Okay. हर क्वेश्चन उनकी बेटी को फ्रैक्चर आया था एंड उसके बाद में वो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग वापस उसको सर्जरी करने के लिए। नहीं, अगर हील नहीं हो रहा है तो अगेन पीएमएफ गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन स्पेशली इन द केसेस ऑफ नॉन, जहाँ पे नॉन हीलिंग वाला इश्यूज है, स्पेशली इन द बोन्स, तो पीएमएफ जरूर ट्राई करें पहले, उसके बाद ही कुछ दूसरे सर्जिकल ऑप्शन, बिकॉज अगेन सर्जरी करेंगे तो फिर वो हीलिंग में भी तो फिर से प्रॉब्लम आएगी अगर अभी आ रही है तो, है ना? तो पीएमएफ ट्राई करें पहले मैम एक बार, दिस इज वेरी हेल्पफुल। She'll connect to you tomorrow. Okay. Yeah. So we'll conclude and thank you so much Thank you, for ma'am. this enlightening session. I guess everybody has been benefited with this and काफी चीजें समझ में आई है. And we'll very soon connect with you in for another session on heart issues, right? High blood pressure. Okay. एक चीज और मुझे जाते जाते बोलना है कि अगर जो जिनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो लॉन्ग सिटिंग अगर करते हैं तो उनको सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, बिकॉज सूर्य नमस्कार जो है ना वो बहुत अच्छा मेथड है स्पाइन को पूरी तरह से बैलेंस करने का। Is a Because complete उसमें हम स्पाइन toning को for entire body. हाँ, उसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। कहीं ना कहीं आपके जो स्पाइन के स्ट्रक्चर्स एंड जो बैलेंस को बना के ओवरवेट रखने होते हैं ना उनके लिए सूर्य नमस्कार करना, पहले तो उनको वेट के ऊपर काम करना पड़ता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ओवरवेट ओनली। जब आपका पेट बढ़ने लगता है ना तो सारी बीमारी चालू हो जाती है, तो आने लगती है। thank you so much. Thank you And much. thank you everyone for connecting. And Thank you so much everyone. take lots and lots of care of your spine. It is very, very important. Thank you.